हेलो एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स होम वीडियो सेल। आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंट्स का CS नोट्स होम की वीडियो सेल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस, OMR क्वेश्चंस। आप चाहे फाउंडेशन में हो, एग्जीक्यूटिव में हो या प्रोफेशनल में हो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 सब्जेक्ट टैक्स, कॉस्ट एंड ILGL, ये तीनों OMR बेस हो चुके हैं। OMR बेस मींस MCQ पैटर्न हो चुका है, ABCD और फिलिंग द ब्लैंक्स, इनमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रोफेशनल की भी हम बात करें तो वहां पे भी कुछ पेपर के अंदर कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर हायर मार्क्स, फॉर मेकिंग हायर मार्क्स, फॉर गेनिंग हायर मार्क्स। बट उस टाइम पे होता क्या है, वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट दैट थिंग, वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट कॉन्सेप्ट्स और हम उन्हें अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से वो 10 नंबर, वो 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे हाथ से निकल जाते हैं। स्पेशली ये वीडियो CS एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियल, लेबर एंड जनरल लॉज के लिए मैंने बनाया है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से वर्किंग करते हो तो आप ILGL के अंदर 100/100, 100 में से 100 नंबर भी दोस्तों आप लेके आ सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, इज इट पॉसिबल एंड हाउ इज इट पॉसिबल? नाउ यू हैव 2 क्वेश्चंस, इज इट पॉसिबल एंड हाउ इज इट पॉसिबल? एंड आई हैव बोथ आंसर्स। यस, it is possible, and for how I will show you how you can get 100/100 in ILGL। इवन अगर आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक कमांड मिलेगी, एक ग्रिप बनेगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले मैं ILGL की बात करता हूं दोस्तों, इंडस्ट्रियल, लेबर एंड जनरल लॉज। ये 3 पार्ट हैं यहां पे, एक इंडस्ट्रियल, एक लेबर और एक जर्नल। इन तीनों के क्वेश्चंस आपके पास में एग्जाम में आएंगे। यानी आपको 3 कॉन्सेप्ट, 3 एक्ट आपको रीड करने हैं, 3 एक्ट या फिर 3 कॉन्सेप्ट, और उन कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एक्ट रहेंगे। जैसे लेबर लॉ की अगर आप बात करो या फिर इंडस्ट्रियल की बात करो, जनरल की बात करो, तो इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स आपको मिलेंगे। अब जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तब एक चीज बहुत अच्छी होती है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप 1 से 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर उसमें वर्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जैसा आप चाहो उसे यूज कर सकते हो। बट जब बात MCQ पैटर्न की आ जाती है और वो भी लॉ में, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज लॉ के अंदर जब तक आपको एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है कॉन्सेप्ट का, आप उस MCQ को नहीं कर सकते। और इसमें भी सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट ने झटका दिया है, या फिर मानिए आपके लिए एक एग्जाम पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि स्किल पॉइंट है ये, कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी आपने 4 क्वेश्चन सही किए, 4 मार्क्स हो गए। आगे के 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 3 मार्क्स हो गए। यानी 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग है। अब इस सिचुएशन में नो डाउट मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उस टाइम पे किस तरीके का बिहेवियर आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में किस वे के अंदर आप स्टार्ट करते हो, आप कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटी देते हो, कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटी नहीं देते हो। और जो मैं हमेशा कहता हूं, हाउ टू रीड, हाउ टू रिकॉल एंड हाउ टू राइट। हाउ टू रीड, आपने उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है और एट अ टाइम ऑफ एग्जाम आप उसे किस वे में और कितने परफेक्ट वे में रिकॉल कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव में फिर भी 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, बट इन OMR एग्जाम माय फ्रेंड्स, इट्स अ टू टफ। अगर आपने 100%
कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बट आईएलजीएल जो है एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे अगर आप रीड करते हो बहुत अच्छे तरीके से तो दोस्तों यहां पे 50 तो छोड़ दीजिए, आप 70 से आगे 100 तक जा सकते हो, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन जैसा एक क्वेश्चन एक मार्क। अगर आप 100% श्योर होकर क्वेश्चन देते, जस्ट सपोज दैट अगर आपने अच्छे से स्टडी की, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपका रिकॉल जो आपने रीड किया है उसे ही आप रिकॉल कर रहे हो, तो आपको 100 में से 100 क्यों नहीं मिलेंगे? ये हार्ड है, मैं ये नहीं कहता बहुत इजी है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये पॉसिबल है दोस्तों। आईएलजीएल मींस गोल्डन चांस फॉर यू, एक गोल्डन चांस है। संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। क्या था संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण को क्षति एक शक्ति तीर लगा था तो वो मूर्छित अवस्था में चले गए थे, तो उस मूर्छित अवस्था से उन्हें वापस लाने के लिए एक बूटी, एक औषधि जो रिक्वायर्ड थी दैट टाइम, उसका नाम था संजीवनी बूटी। मैं आपको कह रहा हूं आईएलजीएल आपके लिए सेकंड मॉड्यूल में वही संजीवनी बूटी है दोस्तों, अगर आप इसका प्रॉपर यूज जानते हो तो। बिकॉज इसके साथ में आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक अकाउंट है और दूसरा कैपिटल मार्केट है। बिकॉज अगर आपने इसमें वर्किंग कर ली तो बिलीव मी आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सेकंड मॉड्यूल में आता है जहां दो और सब्जेक्ट हैं, अकाउंट और कैपिटल मार्केट। अब ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, कैपिटल मार्केट और अकाउंट, ये थोड़े क्या कुछ ज्यादा ही डेंजरस लेवल के सब्जेक्ट हैं। जब भी आप एग्जाम में इन पेपर को देने जाते हो तो इनकी तरफ से पेपर में से आवाज आती है, आओ ठाकुर हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तो ये उस लेवल के पेपर हैं। इवन अब कैपिटल मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों की हालत इस पेपर के मार्केट में खराब ही रहती है। मेरे पास में सबसे ज्यादा जो क्यूरीज आती है, सीएस नोट्स होम पे भी जो क्यूरीज आती है वो कैपिटल मार्केट के लिए आती है कि बहुत ज्यादा रिस्क हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हैं, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, टेक्निकल है, ये है वो है। तो इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि ज्यादा भी नहीं तो अगर 60-40 का भी मैं रेशियो रखूं कि 40% ऐसे होंगे जो इसके साथ में थोड़ा कंफर्टेबल फील करते होंगे, बाकी 60% तो लक और राम भरोसे, जो पढ़ा है वो ठीक है, बाकी देखेंगे पेपर में, इसी बेसिस पे जाते हैं। सेकंड पेपर जो इसके साथ में आता है वो है अकाउंट का। बहुत सारे मास्टर रहते हैं जो अकाउंट के अंदर जिनका हैंड रहता है और जिनका ये सोचना रहता है कि ये ग्रुप तो मैं हो गया क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, और नो डाउट वो बहुत ही बेटर वे के अंदर वर्किंग करते हैं अकाउंट्स के ऊपर एग्जाम के अंदर, और उन्हें 60 भी मिल जाते हैं। बट ठाकुर बच गया अभी भी, वो है कैपिटल मार्केट। यार अकाउंट में तो काम हो गया, कैपिटल मार्केट में रह गया। 45 भी बने मेरे, और आईएलजीएल के अंदर मेरे 48 ही रहे। यहां पे दोस्तों थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। आपको बहुत अच्छा अगर आपका अकाउंट्स है, आपने 70 भी ले लिया, बट कहीं ना कहीं पे अकाउंट और अपना आईएलजीएल और कैपिटल मार्केट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो अकाउंट के अंदर 65 तक लेके आते हैं, बट कैपिटल मार्केट की वजह से वो रह जाते हैं। तो यहां पे उसके अलावा हमारे पास में क्या ऑप्शन है? उसके अलावा हमारे पास में ऑप्शन है आईएलजीएल। इसलिए अब रहा आईएलजीएल, इस पर अगर वर्किंग की जाए तो कैपिटल का भूत और अकाउंट का जिन दोनों गायब हो सकते हैं। बिकॉज कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट तो अच्छा है ही नहीं और उनके कैपिटल पे भी कमांड नहीं है। अब वो लोग वर्किंग करते हैं कि यार 40-40 आ जाए,
एग्रीगेट बन जाए बस, मेरा काम हो जाएगा, ये ग्रुप निकल जाए कैसे भी। जबकि आप ILGL के अंदर 50 की बजाय आप 70-80 तक इजीली स्कोर कर सकते हो दोस्तों। और अगर उनमें आप स्कोर करते हो तो इनमें अगर 40-40 भी आता है तो आपकी नैया पार हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हम आज वो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो सक्सेस फैक्टर, वो हिडन फैक्टर जो आपको ILGL में 100/100 दिला सकता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपका जो वाउंडिंग पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसे हील कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आज मेमोरी स्किल के साथ में रिकॉल पावर क्या है, ये चीज भी हम आज यहां पे देखते हैं। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब इससे पहले भी मैंने कैपिटल मार्केट का जो वीडियो दिया था उसमें मैंने ये चीज जरूर बताई थी। अब यहां पे थोड़ा सा मैंने उसे एडिट किया है। सो टिप्स है यहां पे, इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, इट्स स्पेशली फॉर MCQ एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाउ टू रीड, किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ रहे हो उसे किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, अगर वो बेटर वे में आपके माइंड के अंदर अगर उसने रिफ्लेक्ट किया है, दैट्स गुड। तो रिकॉल करते टाइम पे वो उसी रिफ्लेक्शन में आपके पास में आएगा। अदरवाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट को आधा पढ़ा तो रिकॉल करते टाइम पे आपको आधा ही कॉन्सेप्ट आपके पास में रिकॉल होगा, और उसमें बहुत सारे माइनर और इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जो वहां पे छूट जाते हैं। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल मैं हर वीडियो में देते आ रहा हूं, कस्टमर और कंज्यूमर। इसका मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है कि वो इज कस्टमर, वो इज कंज्यूमर। कस्टमर मींस जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, कंज्यूमर मींस जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। ये दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्वेश्चन आया वो इज कंज्यूमर, आपने कंज्यूमर को याद ही नहीं किया, आप सिर्फ कस्टमर को याद कर रहे हो, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए परफेक्टली रीड कीजिए। हाउ टू रिकॉल, रिकॉल कैसे करना है कॉन्सेप्ट को, यही चीज है। जब आपने कस्टमर और कंज्यूमर को पढ़ा, ये क्वेश्चन आपने देखा, अब आप रिकॉल कर रहे हो। जब आपने पढ़ाई 50% है तो आपको रिकॉल भी 50% ही होगा। इसलिए रिकॉल के टाइम पे जो माइनर थिंग्स जो है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हो। हाउ टू ऑप्ट MCQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में ऑप्ट करना चाहिए। डोंट रिएक्ट, गिव रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। दोस्तों मैंने कैपिटल मार्केट वाले में भी वीडियो के अंदर भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि रिएक्ट मत कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, MCQ है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, हाउ टू रीड, बहुत अच्छे से रीड कीजिए। पहले सिर्फ एक वर्ड से, सिर्फ एक स्पेलिंग से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से स्टूडेंट्स की गलती कहां पे होती है और क्यों जिस क्वेश्चन को वो सही समझते हैं वो नेगेटिव मार्किंग में चेंज हो जाता है। ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सो डोंट रिएक्ट ऑन एनी क्वेश्चन। 4 बार सोचो, 1 बार रेस्पॉन्स दो। रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, डोंट रिएक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है MCQ के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये आप ये मान लीजिए एक सक्सेसफुल मंत्र आज आप लोगों को मिल रहा है इस चीज के लिए। बेस्ट एग्जांपल के साथ में आप लोगों को आगे इसका पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। जिस किसी स्टूडेंट ने आज इस वीडियो में इस मंत्र को अपने दिमाग में बिठा लिया, मैं 100% श्योर होके गारंटी देता हूं वो स्टूडेंट एक भी MCQ गलत नहीं करेगा। सबसे पहले हम जब लॉ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो लॉ सब्जेक्ट में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली कॉन्सेप्ट, दूसरा उसका ऑब्जेक्ट, यानी लॉ में कोई भी एक्ट आए या कोई भी कॉन्सेप्ट आए उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तीसरा उसका प्रोसीजर, और चौथे उसके इफेक्ट्स। आपकी प्रॉब्लम यह है कि OMR है तो आपको ये चारों आ सकते हैं। ये जो 4 कैटेगरीज है ये आपके एग्जाम में अपीयर हो सकती है, यानी आपके पास में
एमसीक्यू जो बनेंगे वो कॉन्सेप्ट पे भी बन सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट पे भी बन सकते हैं, प्रोसीजर पे भी बन सकते हैं और इफेक्ट पे भी बन सकते हैं। बट मोस्टली ये देखा गया है एक्ट का जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस कम बनते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोसीजर इन तीनों पे ज्यादा बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन तीन चीजों को हर एक्ट के साथ में बहुत अच्छे से स्टडी करना है। चलिए एक लाइव एग्जांपल हम इसका लेते हैं। इसके पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो बंदे ये सोच के जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब कुछ लक के भरोसे हैं, सो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा व्हाट इज लक। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई व्यू, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लक? L, law, U, understanding, C, current, K, knowledge. It means law understanding about current knowledge. वो याद करते हैं लक को। It means lack utilization of your course knowledge. आपने बहुत कम यूज किया है कोर्स का जो नॉलेज, आपका एक्ट का जो नॉलेज है। It means lower utilization of your career knowledge. आप एज ए सीएस एग्जाम दे रहे हो, सीएस बनना चाहते हो और आपके जो बेस है आपको उसका ही नहीं पता है, आपके जो फंडामेंटल्स वर्किंग है आपको उनका ही नहीं पता है। तो जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता है वो लक के भरोसे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, और वही लोग एग्जाम में फेल होने के बाद में एक चीज कहते हैं कि इस बार मेरा लक नहीं था। जबकि यहां पे लक फैक्टर नहीं, यहां पे आपका नॉलेज फैक्टर, यहां पे आपकी रीडिंग फैक्टर, यहां पे आपका स्टडी फैक्टर वर्किंग करता है। आपने उस कॉन्सेप्ट को कितने बारीकी से पढ़ा है, आपने उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से देखा है। यहां पे मैं आपको वापस मेरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा क्वालिटी स्टडी और क्वांटिटी स्टडी का। ये एमसीक्यू पैटर्न है, ओएमआर पैटर्न है दोस्तों। यहां पे क्वालिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वांटिटी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी स्टडी मींस क्या है? 1 घंटा पढ़ो, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, आप बोर हो रहे हो, 1 घंटे की सिटिंग करो, 1 घंटा ही कॉन्सेप्ट को रीड करो, बट ऐसा करो कि एक बार पढ़ लिया दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना हो। जबकि क्वांटिटी स्टडी में क्या होता है? बुक हाथ में है, इस हाथ में मोबाइल है, दिमाग तीसरी जगह पे चालू है, पैर इधर हिल रहे हैं, सोच रहा कुछ और ही है। क्या है ये सब? आंखों के सामने बुक, इधर मोबाइल पे पिंग पिंग, व्हाट्सएप, एफबी बज रहे हैं, वापस दिमाग उधर जा रहा है, वापस हम देख रहे हैं, वापस इधर आ रहे हैं। ये क्वालिटी स्टडी नहीं है दोस्तों। 100% कंसंट्रेशन के साथ में जब आप लोग स्टडी करोगे, दैट कॉल्ड क्वालिटी स्टडी। वंस यू रीड मीन्स यू नेवर नीड ऑफ दैट, you need just recall that concept. So don't be depend on luck. उस लक के भरोसे मत रहिए, खुद अपना लक बनाइए। चलिए अब देखिए फैक्ट्रीज एक्ट आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज फैक्ट्रीज एक्ट? या किस तरीके से है? प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। किस लिए बनाया गया ये? प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क्स एम्प्लॉयड, जो वर्क्स हैं, जहां पे वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड है किसी फैक्ट्री में, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ये लाइन कुछ बच्चों ने क्या पढ़ ली, उसे रट लिया, जबकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हजार्ड्स। उन्हें पता ही नहीं है कि हजार्डस प्रोसेस होता क्या है। ये इसका बेस है इस कॉन्सेप्ट का, जो मैं कहता हूं ना आपको कि कॉन्सेप्ट को समझो, बेस को समझो, ये इसका बेस है दोस्तों। ये लाइन तब आपके लोगों के समझ में आएगी जब आपको हजार्डस प्रोसेस का पता होगा। ये क्या है? मींस एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशंस टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। रिमेंबर दैट इन विच शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल, वेयर अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, रॉ मटेरियल्स यूज्ड therein or the intermediate or finished products, by products, wastage or effluent thereof would first cause material impairment to the health of the persons engaged in or connected therewith, result in the pollution of the general environment. यानी hazardous process क्या है दोस्तों? खतरनाक प्रोसेस, यानी बहुत सारी
जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें ऐसा मटेरियल बनता है जिसकी वजह से वहां पे जो लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर भी एक बुरा प्रभाव या कुछ कॉजेज उनकी हेल्थ पे भी अपॉन होते हैं या उनके ऊपर बुरा प्रभाव गिरता है। और उसके साथ में उनसे उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्रीज से जो वेस्टेज जो निकलता है, वो जो नदी नालों या कहीं पे भी वो उस वेस्टेज को जहां पे भी डालते हैं, उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो खराब होता है, पोल्यूशन इंक्रीज होता है, उसे हजार्डस प्रोसेस कहते हैं। अब इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, यानी फैक्ट्री के अंदर वर्कर के लिए कंप्लीट 100% जो जरूरी है वो सेफ्टी मेजर्स देखना। प्रमोट द हेल्थ, किसकी हेल्थ? लेबर की। एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, हेल्थ और उनके लिए वेलफेयर चीजें जो है वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। ऐसे वर्कर्स जो किसी ऐसी फैक्ट्री के अंदर या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, तो उनके सेफ्टी मेजर, उनका हेल्थ और उनसे रिलेटेड वेलफेयर थिंग्स जो है उनको एंश्योर करना, उनको इंप्लीमेंट करना इस एक्ट का काम है। अब यहां पे हमने सब चीजें देखी, अब हमने यहां पे देखना है कि फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज है कौन सी दोस्तों? देश तो वही है ना। द इंडस्ट्रीज इन विच 10 or more, remember this, 10 or more than 10 workers are employed on any day of the preceding 12 months, 365 days। ये घूम सकता है एग्जाम में, वो 365 डेज भी पूछ सकते हैं, 12 मंथ्स भी पूछ सकते हैं। यहां पे जो मेन चीज है वो है 10 और मोर। कितने एम्प्लॉय जब काम करेंगे 12 मंथ के अंदर किसी भी डे, तो वो इंडस्ट्री होगा, फैक्ट्रीज बन जाएगा 10 और मोर। एंड आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिमेंबर दिस अगेन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर, or 20 or more than 20 workers are employed in manufacturing process. Again here manufacturing process being carried out without the aid of power are covered under the provision of this act. अब मैं इन लाइन में सिर्फ दो चीजें आपको बताऊंगा, 10 और more employed, जहां पे भी कितने दिनों में 12 मंथ्स के अंदर जो काम करेंगे वो फैक्ट्रीज होगी। और उसके बाद में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट होना चाहिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्यों है मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब तीसरा हमारा आता है प्रोसीजर। इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स और ऑर्डर मेड देयर अंडर, द ऑक्यूपायर एंड मैनेजर शैल ईच बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म which may extend to 2 years or with fine which may extend to ₹1 lakh or with both, and if the contravention is continued after convocations with a further fine of ₹1,000 for each day till contravention continues। अब इस लाइन में भी MCQs बन सकते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए आप, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर a term which may extend to 2 years, ये filling the blanks, और with fine which may extend of 1 lakh, ये filling the blanks। अगर 2 years अगर उन्होंने देते हैं तो यहाँ पे 1 lakh दे दिया उन्होंने, इसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पे आके उन्होंने ₹1,000 फॉर ईच डे, तो ये भी आपके लिए एक MCQ बन सकता है। अब मेजर क्या है इसके, जो इफेक्ट की बात कर रहे थे, द एक्ट स्टिपुलेट्स मेजर्स टू बी टेकन बाय फैक्ट्रीज फॉर हेल्थ, safety and welfare of the workers, that apart it also lays down the provisions related to working hours of adult workers, both male and female। यहां पे adult worker की बात हुई है, working hours की बात हुई है, यानी यहां पे मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग hours हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको लोगों को नहीं बताया है, बट मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशियल कि जब भी किसी लैंग्वेज में, कि जब लॉ के अंदर कोई आप डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। वही उस डेफिनेशन को
आपके माइंड के अंदर क्लियर करेगा। अब चलिए अपन देखते हैं एमसीक्यू, जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर। अब मैं आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिएक्ट और रेस्पोंड बताया था वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा, और उसके साथ में सब चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री इंक्लूड्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वेयर डैश वर्कर्स आर एंगेज्ड एंड ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑफ मोर वर्कर्स कैरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद एड ऑफ पावर constitutes factory as per Factories Act 1948। इसके नीचे मैंने हिंट दिया है जो हमने रीड किया था दोस्तों। हमने क्या रीड किया था? 10 और मोर। पहली कंडीशन क्या थी फैक्ट्री के लिए? 10 और मोर। दूसरा क्या था? 12 मंथ्स, यानी एनी डे ऑफ 12 मंथ्स। और तीसरा क्या था? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट होने चाहिए। यहां पे हमारे पास में क्या क्या है? हमारे पास में 12 मंथ्स का तो मान लीजिए इन्होंने यहां पे ऑप्शन नहीं दिया। इसके बाद में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शो कर दिया है। नीचे वाले क्वेश्चन में आपके पास में एबीसी है, ऊपर वाले में आपको डायरेक्ट यहां पे 10 लिखना है, मींस डायरेक्ट आपको आंसर देना है। अब यहां पे रिएक्ट और रेस्पॉन्ड, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। फैक्ट्रीज इंक्लूड एनी प्रीमाइसेस, इस क्वेश्चन के अंदर बंदे को याद क्या आया? रिकॉल क्या किया उसने? 10, हाँ 10। इसने क्या किया? वेयर 10 वर्कर्स आर एंगेज्ड। जबकि आना क्या चाहिए था यहां पे सेकंड क्वेश्चन में? आप देखिए ऑफ मोर। अगर सेकंड क्वेश्चन में भी हम 10 लिखते हैं तो 10 ऑफ मोर वर्कर्स, यानी आपने जो 10 लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स में, आप अपनी तरफ से सही लिख के आए दोस्तों, लेकिन उसके आगे का, क्योंकि लॉ बेस पे टिका है और आपने उसका बेस ही खत्म कर दिया। ये वही चीज है, कस्टमर एंड कंज्यूमर, पढ़ा आधा लिखा आधा। अब आप बोलिए, अगर आप यहां पे सिर्फ वेयर 10 वर्कर्स लिख के आएंगे तो उसमें आपको क्यों मार्क्स मिलेंगे? ये तो वैसे भी ओएमआर है, वहां पे आपका यह आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए किसी भी क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, एमसीक्यू क्वेश्चन पे डायरेक्ट रिएक्ट मत कीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इफ यू आर डैम श्योर अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, नो इश्यू, जस्ट ट्राई टू रिकॉल अगेन दैट कॉन्सेप्ट। जस्ट क्लियर फर्स्ट इन योर माइंड व्हाट्स दैट कॉन्सेप्ट, क्या ऑब्जेक्ट थे उसके, क्या क्या प्रोविजंस थे वहां पे, क्या क्या इफेक्ट्स थे उसके। रिकॉल दैट। 2 बार रिकॉल कीजिए, 3 बार रिकॉल कीजिए, उसके बाद में रेस्पॉन्स दीजिए दोस्तों, उसके बाद में उसको आंसर दीजिए आप। बहुत सारे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं और एग्जाम के टाइम पे यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ओएमआर के अंदर। वो क्वेश्चन को देखा, एक्साइटेड हुए, ये मुझे पता है, और 10 लिखा, छोड़ दिया क्वेश्चन को, बिकॉज उन्होंने रिकॉल प्रॉपर नहीं किया था। नहीं समझ में आया आपको? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने पास में है। इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप नीचे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसे देखिए। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट with the aid of power, or 20 or more than 20 workers are employed in manufacturing process being carried out without the aid of power are covered under the provision of this act। वो कहलाता है फैक्ट्री। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following does not constitute a factory as per the act? ऑप्शन है माइन, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्स, होटल, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following constitutes मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज पर एक्ट? अब आप इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज तो आप समझ गए होंगे, ये डज नॉट, और यहां पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, और ये डज नॉट।
एग्जाम के टाइम पे वही रिएक्ट वाला जो पोर्शन है यहां पे भी होता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, टाइम कम होता है और स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं फटाफट उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं। लेकिन आप मेरी एक बात को बहुत अच्छे से सुनिए दोस्तों, आप अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप सिर्फ 1 मार्क नहीं गया, आपका 1.25 गया। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके यहां पे 4 मार्क्स नहीं गए, यहां पे आपके 5 मार्क्स गए, क्योंकि वो 4 तो आपको आने ही वाले थे लेकिन वो अपने साथ में 0.25 और ले गया। तो आप खुद अपने हाथ से ये कर रहे हो। और होता यह है कि इनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 या 2 नंबर 3 नंबर की वजह से रह जाते हैं, और यह होता है आपके रिएक्शन की वजह से, जबकि आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। आंसर को रेस्पॉन्स दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए उसके ऊपर। जब जब आप रिएक्ट करोगे मोस्टली आपके क्वेश्चन गलत ही होंगे। जब भी हमें, आपने देखा होगा, तीर जब छोड़ा जाता है तो सीधा छोड़ देते हैं क्या उसको? एक बार उसे खींचते हैं, उसे पीछे लिया जाता है एकदम जोर से और फिर उसे छोड़ा जाता है, तब वो अपने टारगेट के ऊपर जाता है। बराबर है? यही चीज हमें हमारे माइंड के साथ में करनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके टारगेट हैं और इस टारगेट पे जाने से पहले आपको अपना ये जो माइंड है इसे एक बार रिकॉल करना है। अपने तीर को, अपने बाण को, अपने एरो को एक बार चाक एकदम जोर से खींचिए, और जब आप श्योर हो जाओ कि उस बाण के अंदर, उस तीर के अंदर उतनी स्पीड है कि वो अपने टारगेट को 100% अचीव कर सकता है, तब उसे छोड़ो। यहां पे इन चीजों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक मत कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को हाउ टू रीड, ये वही चीज है। आप यहां पे क्वेश्चन को पढ़ोगे, विच इफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फैक्ट्री एज पर, आपने रिकॉल किया नहीं आ रहा है, हाँ कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा माइन होटल, अरे यार इसमें से कौन सा नहीं होगा, कौन सा मोबाइल यूनिट ऑफ फार्म, चल जान दो, नहीं समझ में आ रहा, माइन, हाँ माइन नहीं होगा, उसके अंदर ये होता है वो होता है। आपने कॉन्सेप्ट को वापस समझा ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यूनिट है, कौन सा मेकिंग और प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल, जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर, कोल्ड स्टोरेज। और अगेन वहां पे डज नॉट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें लॉन्ड्री एंड कारपेट बीटिंग, स्टिचिंग ओल्ड गुनी बैग्स, इंपार्टिंग ट्रेनिंग एंड बीडी मेकिंग। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं, इसमें होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबाव, बिकॉज किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। यहां पे 10 और मोर एम्प्लॉइज हो सकते हैं, 20 और मोर हो सकते हैं, बट कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको दिख रहा है माइन के अंदर, मोबाइल यूनिट में या होटल के अंदर, कहीं पे भी नहीं है। इसके लिए ये डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फैक्ट्री। सेकंड पे जब हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेकिंग ए प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल, प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेटिंग ट्रांसमिटिंग पावर, प्रोड्यूस हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज, प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज पर एक्ट, अगेन डज नॉट। अब यहां पे लॉन्ड्री एंड कारपेट बीटिंग, इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। स्टिचिंग ऑल गनी बैग, इसमें प्रोसेस है दोस्तों, कैरिड आउट है प्रोसेस। इंपार्टिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कुछ मैन्युफैक्चर कहां पे हो रहा है, ये तो ट्रेनिंग मींस जस्ट ए पार्ट ऑफ नॉलेज शेयरिंग, तो ये यहां पे। एंड बीडी मेकिंग भी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो इसमें इंपार्टिंग ट्रेनिंग जो है वो सी आपका सही आंसर होगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपसे अभी एट एंड ऑफ दिस वीडियो जस्ट आई वांट टू से, डोंट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड कीजिए क्वेश्चन के ऊपर।
रेस्पॉन्ड इस तरीके से कीजिए, एक बार उस क्वेश्चन को जरूर समझने की कोशिश कीजिए। 100 क्वेश्चन है, आप 90 कीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही 90 क्वालिटी वाले कीजिए। आपका एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है, वो सिर्फ 1 मार्क का नहीं होता है, वो 1.25 मार्क्स का होता है। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो आप ये मानो आपके 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं। तो 1 नंबर की वैल्यू आपको भी पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होती है। तो इसके लिए अपने माइंड को, अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। जो आज चीजें मैंने आपको बताई है, हाउ टू रीड एंड हाउ टू रिकॉल, इसके ऊपर वर्किंग कीजिए। आप स्टडी तो कर ही रहे हो, मैं कहूं या ना कहूं, या कोई और कहे या ना कहे, आपको स्टडी तो करना। आपने सीएस में एडमिशन लिया है तो यहां पे गिल्ली डंडा खेलने के लिए तो नहीं लिया। आप ये भी नहीं सोच सकते कि तुक्के में पास हो जाऊंगा, आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो बार बार में अटेम्प्ट देने से अच्छा है क्यों ना एक बार अच्छे से स्टडी की जाए, क्यों ना एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा जाए, क्यों ना एक बार क्वालिटी स्टडी की जाए, ताकि उसके बाद हमें सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़े, ना कि उस कॉन्सेप्ट को रीड करना पड़े। इसके साथ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आईएलजीएल की ऑलरेडी सीएस नोट्स होम एक ऐसा पब्लिशर है जिसने सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम जो ओएमआर बुक्स जो पब्लिश हुई थी, वो सबसे पहले इंडिया में सीएस नोट्स होम ने ही पब्लिश की थी। हमारी बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एमसीक्यूज तो नहीं बना सकते, आप बनाना चाहो तो वेल एंड गुड। जैसे इस बुक के अंदर हमने 2600 2600 से ज्यादा एमसीक्यूज हम लोगों ने बनाए हैं, यानी हमने पूरे कॉन्सेप्ट को ही एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप क्वेश्चंस की तो आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की। इसके साथ में आने वाले टाइम के अंदर हम लोग आईएलजीएल के लिए वीडियो क्लासेस, बुक प्लस ऑनलाइन एग्जाम, तीनों के साथ में हम लोग अभी रिप्रेजेंट होने वाले हैं, या कह सकते हैं कि लॉन्चिंग होगी हमारी इसके लिए। एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से, इफ यू लाइक दिस देन प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। अब तक अगर आपने सीएस नोट्स होम चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नए नए इंपॉर्टेंट टिप्स, नई नई चीजें, नए नए स्टडी मटेरियल, नए नए स्टडी से रिलेटेड थिंग्स हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अब जब आपने यहाँ पे ये वीडियो देखा है, इसके बाद में बहुत सारे अपडेट्स होंगे स्टडी के लिए, वो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट टिप आपसे ना छूट जाए जो आपको एग्जाम में विनर बना सकती है, जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलवा सकती है। इसी के साथ में दोस्तों, सीएस नोट्स होम की तरफ से हम लोग अलविदा करते हैं। आप रिएक्ट मत कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए क्वेश्चन पे, अच्छे से रीड कीजिए और रिकॉल करते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य और उज्जवल जीवन के लिए सीएस नोट्स होम कामना करता है। धन्यवाद।